नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। क्या नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी निरंतर घटती जा रही है? क्या नरेंद्र मोदी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे? क्या बीच में ही उनकी सरकार को जाना पड़ सकता है? या फिर क्या नरेंद्र मोदी को हटाकर संघ परिवार किसी और को मुख्य प्रधानमंत्री बना सकता है? ये तमाम अटकलें अब देश की राजनीतिक फिजा में तैरने लगे हैं। ऐसा क्या हुआ कि विगत 3-4 महीने से नरेंद्र मोदी जो भी स्टेप ले रहे हैं, भाजपा सरकार जो भी स्टेप ले रही है, या फिर उनके कथित इशारे पर जो एजेंसीज काम करना शुरू कर रही है, पहले भी काम करती रही है, वो सब अब बूमरैंग करना शुरू हो गया है। जी हाँ, आइए आज इस पर विवेचना करते हैं। क्या नरेंद्र मोदी के पतन की प्रक्रिया का सही में प्रारंभ हो गया है? आप याद कीजिएगा, मैंने 2024 के पार्लियामेंट्री चुनाव, जिसमें भाजपा को जो लगातार ये नारा लगा रही थी कि अब की बार 400 पार, वह जब 240 पर सिमट गई, उस दिन मैंने एक वीडियो में आपसे कहा था कि राइज एंड फॉल ऑफ नरेंद्र मोदी। अक्सर जिन कारणों से किसी व्यक्ति, किसी संस्था का उत्थान होता है, इवन किसी देश का उत्थान होता है, कई बार वही कारण उसके पतन का भी होता है। तो क्या नरेंद्र मोदी के पतन की प्रक्रिया का सही में प्रारंभ हो गया है? इस पर विवेचना करने से पहले मेरे हाथ में एक किताब है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। इस किताब का टाइटल है सिंपली रिच। इसके लेखक अमेरिका के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट और अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कई वर्षों तक रहे प्रेसिडेंट रिच डिवॉस हैं। इनकी इस किताब में एक थ्योरी की चर्चा की गई, उसका नाम है 4 विंड्स, 4 हवाएं। वैसे हमारे धर्म शास्त्रों में, हमारे देश की मान्यताओं में भी कहा जाता है कि अभी इसका दिन ठीक नहीं चल रहा, इसका पौरा पार्टी खराब हो गया, इसका पौवा पार्टी खराब हो गया। ये तमाम तरह की दंत कथाएं चलती है। लेकिन इस किताब में उसी चीज को बड़े आर्टिकुलेट और बड़े सलीके से कहा गया। कहता है कि हर व्यक्ति के जीवन में 4 तरह की हवाएं चलती है। हर संस्था, हर देश के जीवन में भी ये 4 तरह की हवाएं चलती। पहली हवा है नॉर्थ विंड। नॉर्थ विंड बहुत खराब विंड माना जाता है। जब ये चलता है तो आप कुछ भी करिएगा, उसका परिणाम खराब आएगा। दूसरा है ईस्ट विंड। यह भी खराब ही हवा है, लेकिन बहुत मेहनत करने से कुछ ठीक ठाक हो जाता है। बहुत ज्यादा मेहनत कीजिएगा, उसके अनुपात में परिणाम थोड़े से अच्छे आएंगे। मतलब ये भी बहुत फेवरेबल विंड नहीं होता है। तीसरा विंड जो होता है वो साउथ विंड होता है। साउथ की विंड यानी दक्षिण के विंड, दक्षिण की हवा, इसको बड़ी डेंजरस हवा माना जाता है, इसलिए कि ये बड़ा धोखा देता है। लगेगा कि आपको सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बाद वो खराब होता चला जाता है। धोखा देने वाली हवा। अभी कदाचित यही हवा नरेंद्र मोदी के लिए चल रहा है। उनको लगता है कि इस चीज से हमको फायदा होगा, लेकिन हो जाता है नुकसान। चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे SIR हो, चाहे तिरंगा यात्रा हो, ये जो कुछ भी कर रहे हैं सबका उल्टा परिणाम आ रहा है। ये साउथ की विंड है। और चौथी और अंतिम विंड को बोलते हैं वेस्टर्ली विंड, पछिया हवा, पश्चिम की हवा। पश्चिम की हवा को फेवरेबल विंड कहा जाता है कि जब ये विंड चलता है किसी इंसान, किसी देश, किसी संस्था के जीवन में, तो वो जो भी करता है उसके बड़े सार्थक परिणाम आने लगते हैं। और देखिए संजो, ऐसा प्रतीत होता है जैसे राहुल गांधी के राजनीतिक जीवन में अब ये पश्चिम की हवा चल रही है। अब आपको हम एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट से बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी के सभी दाव एक पर एक के बाद एक उल्टे पड़ रहे हैं। जिसको बोलते हैं ना, खीर बनाने के बाद उसमें किरासन तेल पड़ जा रहा है। हम बहुत पीछे नहीं जाते हैं। मैंने 2024 के चुनाव की चर्चा कर दी कि जैसे ही 240 आया, उसके बाद से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन से यह सरकार बनी, तो बीजेपी ने एक नैरेटिव सेट किया कि नरेंद्र मोदी 3.0 स्टार्ट हो गया है और इसमें और वो मजबूत दिखेंगे। शुरुआती दौर में लगा भी। इनके विरोध के बावजूद वक्फ एक्ट बना, इनके विरोध के बावजूद कई और निर्णय लिए गए, और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की ये मजबूरी है। नीतीश कुमार की तो एकदम मजबूरी है। अब तो इनकी शारीरिक और मानसिक हालत ऐसी नहीं है कि ये अब कुछ कर सके। प्रधानमंत्री का जो कान में कीड़ा कनगोजर घुसा था वो भी बाहर निकल चुका है। अब तो ये मुख्यमंत्री बने हुए हैं वही कृपा से। बहरहाल उसके बाद से देखिए नरेंद्र मोदी का दिन कैसे खराब होना शुरू हुआ है।
कैसे इनके जीवन में पूरब की हवा या शायद दक्षिण की हवा प्रवेश कर गई। इनका वेस्टर्नली विंड अब खत्म हो गया है। वेस्टर्नली विंड इनका चला 2024 तक और 14 से 19 तक तो जबरदस्त चला। अब आप इसको देखिए कि 22 अप्रैल को पहलगाम में घटना होती है। आपको पता है उसमें 26 टूरिस्ट मारे जाते हैं, जिसमें 25 इंडियन और एक नेपाली मूल के नागरिक होते हैं। इस घटना ने पूरे देश को दहला दिया। पूरा देश स्वाभाविक रूप से बहुत आक्रोशित हो गया और पाकिस्तान की इस कायरतापूर्ण कार्रवाई के लिए देश की जनता नरेंद्र मोदी की ओर टकटकी लगाकर देख रही थी कि कठोर कार्रवाई अपेक्षित है, और वैसा हुआ भी। लेकिन कदाचित ऑपरेशन सिंदूर नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन का अंतिम सबसे बड़ा निर्णय साबित होने जा रहा है, क्योंकि उसके बाद से इनके सारे ग्रह नक्षत्र वो बिल्कुल खराब दिशा में जाने शुरू हो गए। आपको पता है कि 6 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ और हमारी देश की जो हमारी गौरवशाली इतिहास को अपने दामन में समेटे हुए भारतीय फौज हैं, चाहे वो थल सेना हो, वायुसेना हो और नेवी हो, इन सबों ने, हमारी भारतीय फौज ने जबरदस्त स्ट्राइक किया और पीओके सहित पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर के अंदर घुसकर मुरेदके से लेकर ये भावलपुर तक के कई एक आतंकवादी जो उनका बेस था, कैंप था, उसको तहस नहस कर दिया, उसको बर्बाद कर दिया। और सेना की शौर्य की चारों तरफ प्रशंसा स्वाभाविक रूप से शुरू हो गई। देश का हर नागरिक का सिर गर्व से ऊंचा हुआ, सीना चौड़ा हुआ। लेकिन देखिए, कहते हैं ना कि जब खराब टाइम आता है तो एक कहावत है कि अगर आपका खराब समय रहेगा तो हाथी पर आपको कुत्ता काट लेगा। इनके जो पुराने दोस्त इसलिए बोल रहे हैं कि अब तो दोस्ती गई खटाई में। डोनाल्ड ट्रंप जो अपने आप में एक सनकी शासक है, उसने अचानक से 10 तारीख को यानी 10 मई को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिख देता है कि मैंने युद्ध रुकवा दिया है, और वहीं से भद्द पिटनी शुरू हो गई नरेंद्र मोदी की और सरकार। अब ये लाख सफाई देते रहे, लेकिन एक बार परसेप्शन कायम हो गया। और इतना ही नहीं, ट्रंप ने लगभग 30 बार इस बात को दोहराया कि मैंने युद्ध बंद करवाया, जबकि कई बार नरेंद्र मोदी और सरकार और गोदी मीडिया इसको कवर अप करने में लग गई कि नहीं, दोनों देश के डीजीएमओ से बात हुई। लेकिन एक बार जब कोई परसेप्शन कायम हो जाता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब अचानक से ऑपरेशन सिंदूर बंद हुआ, जबकि उस वक्त देश की जनता यह बात मान चुकी थी कि अब बस हमारा पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, भारत में मिलने ही वाला है। और इसी बीच ये जो सीज फायर हुआ, इसने ऑपरेशन सिंदूर में जो भी ख्याति यदि प्राप्त हुई होगी नरेंद्र मोदी को, तो सबको मटिया मेट कर दिया। जैसा कि भाजपा की ये फितरत है और नरेंद्र मोदी का अपना स्टाइल है कि ये हर चीज को सेलिब्रेशन बनाना चाहते हैं। एक और अच्छी बात उस वक्त ये हुई थी कि देश का तमाम विपक्ष, यहाँ तक कि ओवैसी की पार्टी और स्वयं ओवैसी, इन लोगों ने एकदम अनकंडीशनल सपोर्ट दिया। पूरा देश नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा था। लेकिन इस सारे यूफोरिया पर, सारे सेंटिमेंट पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक झटके में पानी फेर दिया, और देश में जो एक आम उत्साह का माहौल और मोदी के प्रति सकारात्मक भाव और जागृत हुआ था, वो सब एक झटके में खत्म हो गया। भाजपा ने फिर एक गलती कर दी। इन लोगों ने तिरंगा यात्रा, 11 दिन का तिरंगा यात्रा शुरू कर दिया। देखिए, होता क्या है ना, जब आप चाटुकार लोगों को वैसे स्थान पर बैठाना शुरू कीजिएगा जिसके लिए वो डिजर्व नहीं करता है, तो वो ऐसा उनुल जुनुल हरकत करेगा जिससे आपकी भद निश्चित रूप से पिट जाएगी। हम आगे आपसे उस पर बात भी करेंगे। तो भाजपा के जितने ये जो चाटुकार नेता लोग हैं, जिसमें बिहार में भी 2 डिप्टी सीएम है, इन लोग सब जगह, महाराष्ट्र से लेके बिहार और असम से लेके सब जगह तिरंगा यात्रा निकाला। और इस तिरंगा यात्रा ने नरेंद्र मोदी को जो कुछ भी ऑपरेशन सिंदूर में क्रेडिट मिला था उसको धो दिया। कोई हमसे इस पर बात पर सहमत हो या ना हो, लेकिन इसने आम जनता में यह मैसेज दे दिया कि सब लोग ठीक बोलते हैं, नरेंद्र मोदी सेना का भी राजनीतिकरण करता है। कई एक भूतपूर्व सैनिकों ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई कि बहुत गलत है, देश की सेना का, देश के शौर्य का, आर्म्ड फोर्सेस का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। लेकिन इसने किया, और इस तिरंगा यात्रा ने और भद पिटवा दी।
अभी मैंने बताया ना कि अब जब खराब टाइम रहेगा, आप कुछ भी कीजिएगा खराब होता चला जाए। उसके बाद आप सब लोग को पता है कि बिहार में अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने, तो इन्होंने जिस तरीके के लोगों को इलेक्शन कमीशन में बैठाया, ज्ञानेश कुमार और 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स, इसने एक और ब्लंडर कर दिया। जिस तरीके से महाराष्ट्र में, हरियाणा में और जगह आरोप लग रहे हैं कि चुनाव आयोग ने जो रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स कराया वह एक प्रमुख कारण बना भाजपा के जीत का, वो क्या हकीकत है मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन एक परसेप्शन कायम हुआ। अब ये ज्ञानेश कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ऑल ऑफ ए सडन बिहार में घोषणा कर दी 24 जून को कि यहाँ पर SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स यानी मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण होगा, और 24 तारीख को अनाउंस किया 24 जून से 25 जुलाई यानी 1 महीने में हो जाएगा, जो कि असंभव था। उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया था कि यह भाजपा सरकार के लिए बहुत भारी पड़ने वाली है। इस SIR के पूरे चिट्ठी को पढ़िएगा, इंस्ट्रक्शंस को पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने एक सोची समझी रणनीति के तहत कुछ लोगों को वोटर लिस्ट से डिलीट करने के लिए यह कार्यक्रम चला था। अब आप देख लीजिए, कहता है कि हर चुनाव के पहले रिवीजन होना चाहिए। सामान्यतः समरी रिवीजन होता है, लेकिन रिवीजन का मतलब ही होता है कि जो डेड है, जो शिफ्टेड है या डुप्लीकेट है उसको हटाना, और जो एलिजिबल वोटर हो जाते हैं 18 साल का उनको जोड़ना। 2003 के चुनाव में मुझको याद है, मैं संभवतः रिटर्निंग ऑफिसर था कहीं, तो मुझको स्मरण है कि उस पीरियड में जो ये गहन पुनरीक्षण उसको बोलते हैं हिंदी में हुआ था, उसमें लोगों के नाम भी जुटे थे, लोगों के नाम भी कटे, कहीं कोई हाय तौबा नहीं हुआ। अगर मुझे ठीक से याद है संभवतः वो 5 से 6 महीना चला। जिस दिन ये घोषणा हुई, मुझको दर्जन भर से ज्यादा अधिकारियों ने फील्ड से फोन किया कि सर ये क्या संभव है, आप तो कराए हैं। हमने उसी दिन कहा था और उसके बाद एक वीडियो भी बनाए थे कि असंभव है। बिना प्रॉपर तैयारी के, बिना लॉजिस्टिक्स के, बिना डिलिब्रेशंस के ये अनाउंस कर दिया। अब आप देख लीजिए, मैंने कहा ना अभी कि अगर आपने वैसे लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर बैठाया जो डिजर्व नहीं करते हैं, उसके चाटुकारिता के एकमात्र क्वालिफिकेशन के चलते, तो वो ऐसी हरकत करेगा जो आपको खुद फंसा दे। अब ये ज्ञानेश कुमार बावाई करने में SIR लागू तो कर दिए, और दुर्भाग्यपूर्ण संयोग देखिए कि बिहार में भी जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है वो भी थॉरली इनकॉम्पिटेंट। सो मच सो जिले के किसी कलेक्टर, किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होता है, उसने पहले हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस में इस पर अपनी असहमति या अपना अभिमत व्यक्त नहीं किया। साहब ये नहीं हो सकता इतना कम दिन में, लेकिन ये तो साहब को खुश करना था, तो ज्ञानेश कुमार जी सेखी बघारते हुए और प्रेशराइज करना शुरू किए। उसका नतीजा क्या हुआ, वो होना ही था। और ये तो 25 जुलाई आप बोल रहे हैं, मेरी तो जानकारी है कि 10 जुलाई होते होते कहा कि सब फॉर्म अपलोड करो। तो बेचारा BLO क्या करेगा? क्यों कोई BLO को बिना मतलब का दोषी ठहरा रहा है? न BLO दोषी है, न ERO दोषी है, न AERO दोषी है, कोई दोषी नहीं। अगर दोषी है तो बिहार का चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर दोषी है और मुख्य निर्वाचन आयोग दोषी है, एंड टू सम एक्सटेंट बिहार के सभी जिलों का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दोषी है। क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंस में इस बात का विरोध क्यों नहीं किया कि इतना कम दिन में नहीं हो सकता, लेकिन वो ये स्पाइनलेस ऑफिसर साहब को खुश करना। यहाँ भी तो वही हाल है, जितने चाटुकार हैं सब जिले के कलेक्टर बने हुए हैं। अब इन लोगों ने विरोध नहीं किया, उसका परिणाम ये हुआ कि गलती होनी ही थी। आनंद फानन में किसका फॉर्म, किसका दस्तखत, जो मन में आया लोग किया, और परिणाम सबके सामने भद पिट गई। अब दिया कि 65 लाख नाम डिलीट हो गए हैं, उसमें डेड हैं, रिपीटेड हैं, शिफ्टेड है। उसको एक से एक आप लोग देख लिए तमाशा। विजय सिन्हा का डुप्लीकेट निकल गया, बीना देवी MP है उसका डुप्लीकेट निकल गया, एक भाजपा के किसी दूसरे प्रदेश के नेता उनका यहाँ वोटर लिस्ट में नाम आ गया। तो इस तरह तो और होंगे, और वो स्वाभाविक है। लेकिन अगर ये 5 महीना 6 महीना सही तरीके से इंटेंसिव रिवीजन होता तो ये सारे तो नहीं, लेकिन कम से कम 90-95% एरर्स दूर किए जा सकते थे। ये कोई नहीं क्लेम कर सकता कि वोटर लिस्ट 100% क्लीन हो जाएगा ऐसे देश में, जिस देश में हम लोग रहते हैं। बहरहाल तो वो छीछा लेदर शुरू हो गई नरेंद्र मोदी की। अब यह हो ही रहा था, और इस SIR में जिस तरीके से गोदी मीडिया ने अपना रोल प्ले किया वो भर्त्सना के योग्य है। हर चीज को कवर करना, वो थैंक्स टू फ्रीलांस पत्रकार, जिसमें अजीत अंजुन, न्यूज 24 के एक राजीव रंजन है, फिर और बहुत सारे लोग हैं। वो यूट्यूब चैनल पर दिखाना शुरू किया कि साहब कहीं पर इनोमिनेशन फॉर्म फेंका हुआ है, तो कहीं कुछ हो रहा है, और बेचारा BLO तो तबाह।
सारे मैक्सिमम लोग टीचर हैं। मेरी जो जानकारी, हर एक दिन 55-6 घंटा बीसी करता है चुनाव आयोग, जब तक वो इंस्ट्रक्शन बेचारा ईआरओ बीएलओ को पास करता है, अगले दिन फिर दूसरा इंस्ट्रक्शन। इट्स सियर नॉनसेंस। तो चमचागिरी चाटुकारिता का तो ये होना ही था। तो पूरी भद्द पिट गई। और अंतिम प्रहार। अब आप मजेदार बात देखिए, आरोप लग रहे थे चुनाव आयोग, आरोप लग रहा था इस एसआईआर की प्रक्रिया में हो रही गड़बड़ी का। उसके बचाव में कौन आ रहे थे? तो भाजपा के प्रवक्ता, तो जदयू के प्रवक्ता। इसने और रही कसर खत्म कर दी और इसने चुनाव आयोग को कटघरे में लाके खड़ा कर दिया कि आप पर लग रहे आरोप की सफाई कोई पॉलिटिकल पार्टी कैसे दे सकता है। तो बीजेपी स्पोक्स पर्सन कैन नॉट डिफेंड ईसीआई। ईसीआई को आना चाहिए था, या यहाँ का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को आना चाहिए, जिसको तो कुछ नहीं आता, थॉरली इनकॉम्पिटेंट ही आदमी। इनके दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने इनके लिए और मुसीबत खड़ी कर दी टैरिफ लगाकर। 5-6 अगस्त को जब इन्होंने 50% और कुछ कुछ जगहों पर और ज्यादा टैरिफ लगा दिया, तो इसने भारतीय अर्थव्यवस्था पर निश्चित रूप से एक कुप्रभाव डालने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया। और कहते हैं ना कि जब आप चारों तरफ चाटुकार से घिरे रहिएगा तो आपको कोई अच्छा और मजबूत निर्णय वो नहीं लेने देगा। आपने देखा कि ट्रंप के एक तरफा टैरिफ लगाने की घोषणा ने जहां पूरे देश में और दुनिया में भी एक कंसर्न पैदा किया, लोगों में चिंता की लहर अर्थशास्त्रियों में और देश के अन्य स्टेक होल्डर्स में होनी शुरू हुई, खास करके व्यापार जगत में। तो पूरा गोदी मीडिया इसको जस्टिफाई करने लगा कि ये टैरिफ लगाने से अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी और इंडिया बहुत बढ़िया हो जाएगा। और इस तरह के लोग जब सरकार के बचाव में उतरते हैं तो सरकार कोई करेक्टिव मेजर्स नहीं ले पाती है और उसको लगता है कि शायद ये लोग ठीक ही कह रहा है। हालांकि इनका भ्रम फिर टूटना शुरू हो गया और आपने देखा कि 15 अगस्त को लाल किला से इन्होंने जो घोषणा की, कई महत्वपूर्ण घोषणा की, उसमें एक यह भी था कि वो जीएसटी को रिवाइज करने जा रहे हैं, रीस्ट्रक्चर करने जा रहे हैं। ये इन बातों की ओर इशारा करता है कि टैरिफ लगाने के कारण, या फिर इनकी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन, इन्होंने जिस तरीके से टैक्स का बर्डन देश के नागरिकों और खास करके मिडिल क्लास पर लादा है, इसने अक्रॉस द कंट्री लोगों में निराशा और आक्रोश का वातावरण पैदा कर दिया है। अब ये सब का जो एक तरह से बोलते हैं ना कि पूर्णाहुति तब हो गई जब राहुल गांधी का वो चर्चित प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया, आप चाहे तो देख सकते हैं कि किस तरीके से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से 7 अगस्त को जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें कर्नाटका के एक महादेवपुरा असेंबली सीट है, वहां पर पूरा एनालिसिस किया कि कैसे एक एक घर में 80-80 वोटर है, कैसे घरों के नाम के आगे 0 है, कहीं एक आदमी का नाम 3 जगह है। तो वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, यद्यपि भाजपा का मीडिया सेल, भाजपा और बाकी एनडीए के लोग बहुत कोशिश किए वो उसको अंडर प्ले करने के लिए, गोदी मीडिया भी कोशिश किया, लेकिन वो जिस तरीके से वो फटा प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो निकला, उसने मोदी सरकार की भर्द पिटा दी और उससे ज्यादा ईसीआई की भद पे। अब उस पर भी भाजपा के लोग सफाई दे रहे। हद तो तब हो गई जब चुनाव आयोग से पूछे गए प्रश्न पर 17 अगस्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीईसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप जरा देख लीजिए। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिस कंटेंट का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह के उनके बॉडी लैंग्वेज थे, लग रहा था कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग का नहीं, भाजपा के ऑफिस से किया जा रहा है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस थॉरली नॉन प्रोफेशनल, कोई ब्यूरोक्रेट, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जिसके पास इतना व्यापक अनुभव है, उसने सिर्फ चाटुकारिता के चलते अपना पूरा क्रेडिबिलिटी खत्म कर दिया। दुख इस बात का नहीं है कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी या चुनाव आयोग के भी अधिकारियों की भद पिट रही। दुख इस बात का है कि एक संवैधानिक संस्था जिसको बड़ी नाजों से संविधान लागू होने से एक दिन पहले अस्तित्व में लाया गया था, 25 जनवरी 1950, वो संवैधानिक चुनाव आयोग जिसके विरासत में, जिसके हिस्ट्री में एक से एक सीसीआई, चाहे वो सुकुमार सेन हो, चाहे टीएन सेशन हो, चाहे लिंगडे हो, ये वही चुनाव आयोग जिसने दुनिया भर में ख्याति नाम कमाया। दूसरे देशों के लोग यहाँ सीखने आते थे कि कैसे चुनाव आयोग काम करता है। इस वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने उसकी भद पिटा दी। अब आप सोच लीजिए, जो आरोप लगाए राहुल गांधी ने, एक प्रोफेशनल व्यक्ति इसका जवाब
सिंपल एक दे सकता था कि आपने जो आरोप लगाया है, हम इसके लिए एक जांच कमेटी बनाते हैं और इसकी जो फाइंडिंग्स आएगी हम आपको इतने दिन में पब्लिक डोमेन में दे देंगे। गलती तो हो ही सकती है। दुनिया का कोई भी चुनाव आयोग उसमें इस इंडिया जैसे कंट्री में ये दावा नहीं कर सकता कि हमारा मेरा वोटर्स जो रोल है मतदाता सूची 100% क्लीन नहीं हो सकता। यहाँ पर हम लोगों की भी आदत। बहरहाल, लेकिन जिस तरीके से नॉन प्रोफेशनल ढंग से इस चुनाव आयोग ने और पत्रकारों के सवाल के जवाब दिए, ये हास्यास्पद था। इसकी पूरी फजीहत कर दी। हम सीसीटीवी फुटेज नहीं जारी कर सकते हैं, माता बहनों की इज्जत का सवाल। इट्स अ शियर नॉनसेंस। अजीब अजीब की तरह की बात है। घर का नंबर 0 दिए हुए हैं, 80 आदमी एक घर में रह रहा है, उसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। एक प्रेस रिपोर्टर ने बहुत अच्छी बात कही, उस पर हम लोग लगातार बात उठाते रहते हैं कि अभी सिंचाई बुआई का समय, धान की रोपनी हो रही है, बाढ़ आया हुआ है, पूरा प्रशासन उसमें लगा हुआ है और आप इधर से एसआईआर शुरू करते हैं। इतने कम समय में एसआईआर कैसे होगा, इसका कोई जवाब नहीं। बिल्कुल नॉन प्रोफेशनल तरीके से जवाब को डक कर देना, अनाप का शनाप पॉलिटिकल स्टंटबाजी करना। और जिस तरीके से इन्होंने राहुल गांधी के विरुद्ध मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बात कही है कि या तो वो 7 दिन के अंदर एफिडेविट दे या माफी मांगे, इसने तो बिल्कुल समझे कि रही सही जो क्रेडिबिलिटी थी चुनाव आयोग की, उसको भी ध्वस्त कर दिया, खत्म कर दिया। तो हम बात यही कर रहे थे कैसे नरेंद्र मोदी का ग्राफ नीचे गिरना शुरू हुआ है। इसी बीच एक और घटना हो गई, और वो घटना ये हो गई कि धनखड़ साहब रिजाइन कर दिए, सतपाल मलिक रिजाइन कर दिए। सतपाल मलिक का एपिसोड आया, उन पर जो 300 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप लगाया, बेचारा दिल्ली के बताया जा रहा है कि 2-3 कमरे के फ्लैट में उन्होंने अंतिम सांस ली। तो ये जो धंधा आपने शुरू किया और जो आपके भांत पत्रकार हैं, गोदी मीडिया चाटुकार, वो जिस तरह से आपको कवर अप करना शुरू किया, ये सब बुमरैंग करना शुरू हो। और उसके बाद राहुल गांधी ने जो 18 अगस्त से वोट अधिकार यात्रा प्रारंभ किया है बिहार से, और जो सूचना है ये 20 जिलों में जाएगा, 2 वीक तक चलेगा और 1 सितंबर को 1300 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद पटना के गांधी मैदान में ये एक सभा में परिणत होगा। ये तो भद पीट दे रहा है। हमारी कई जिलों में मैं पोस्टेड भी रहा, कई जिलों में हमारे लोग हैं, इस बीच में मैंने बहुत जिलों में घूमा भी है, सासाराम, औरंगाबाद वगैरह से मैं जब देखे भीड़ को और उत्साह को, और राहुल गांधी इज अ टोटली डिफरेंट मैन नाउ। मैंने कई बार कहा है कि वो राहुल गांधी बढ़ चुका है जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पहले का राहुल गांधी था। जिस तरह का मैच्योरिटी, जिस तरह का कनेक्ट लोगों के साथ, जिस तरह की सादगी है, जिस तरह का मेहनत वो व्यक्ति कर रहा है, नाउ इट हैज एस्टैब्लिश्ड राहुल गांधी एज ए रियल लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ही इज नॉट नाउ लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी। वो अब सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लीडर नहीं, रियल वो लीडर ऑफ अपोजिशन देश के बन गए। मैं बताना सिर्फ ये चाहता हूं कि हर राजनीतिक पार्टी के जीवन काल में, हर पॉलिटिशियन के जीवन काल में यह चक्र चलता है। कहीं नरेंद्र मोदी का पछिया हवा, वेस्टर्ली विंड का पीरियड खत्म तो नहीं हो गया है, कहीं नरेंद्र मोदी के पतन की प्रक्रिया की गाड़ी बहुत तेजी से आगे तो नहीं बढ़ रही है। और अगर ऐसा है तो आप यकीन मानिए दोस्तों, हो सकता है कि यह साल खत्म होते होते नरेंद्र मोदी के स्थान पर कोई और व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बन जाए। और इसी क्रम में आप याद कीजिए कि मोहन भागवत जी ने कहा कि मैं 75 साल का हो गया, मैं छोड़ना चाहता हूं पर, और वैसे सभी लोग को हट जाना चाहिए जो 75 साल के। तो यानी संघ का भी प्रेशर है, भाजपा के अंदर का भी प्रेशर है, और उनके कैबिनेट में बैठे बहुत लोगों का प्रेशर है। और इन सभी प्रेशर के चलते अगर नरेंद्र मोदी इस साल के अंत तक अपने पद से हट जाए या हटा दिए जाए तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। फिलहाल में इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।